क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, जो बिल्कुल आसान भाषा में है और ये फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए जितना हम देख रहे हैं ये सब बिल्कुल कम से कम में उत्तर देने का प्रयास किए हैं, ठीक है। और इन सबको आपको फाइनल एग्जाम के लिए याद भी कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ठीक है। 1 से 10 तक लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे दिए हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में था गुट निरपेक्षता की नीति से क्या समझते हैं, 3 नंबर में मार्शल योजना के उद्देश्य क्या थे। इसी प्रकार 1 से 10 तक जैसे क्वेश्चन दिया है ठीक उसी प्रकार हम उत्तर भी दे दिए हैं क्वेश्चन लिख के, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। तो इसका उत्तर देखेंगे कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की अमेरिकी नीति को ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। यानी जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था और इसी विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने जो नीति बनाई उस नीति को ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसे रोकथाम की नीति भी कहा जाता है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ था कि गुट निरपेक्षता के नीति से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्षता के नीति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, बहुत ही सरल है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में फर्क करके हमेशा सही नीति का साथ देना गुट निरपेक्षता कहलाता है, ठीक है। यानी गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में फर्क करके हमेशा सही नीति का साथ देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था आपके एग्जाम में कि मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। मार्शल योजना का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और यूरोपीय देशों के बीच तथा यूरोप और बाकी दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। मार्शल योजना का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना, फिर यूरोपीय देशों के बीच तथा यूरोप और बाकी अन्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। इसमें अमेरिका ने 16 देशों को $13 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की। किसमें? मार्शल योजना में अमेरिका द्वारा 16 देशों को $13 बिलियन से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई, ठीक है। और इस मार्शल योजना को अप्रैल 1948 से दिसंबर 1951 तक चलाया गया, ठीक है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि 2 से अधिक राष्ट्रों के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और सेना पर लगभग समान मात्रा में शक्ति और प्रभाव ध्रुवीय विश्व कहलाता है। यानी 2 से अधिक राष्ट्रों के पास जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, सामाजिक या सांस्कृतिक या सेना पर लगभग समान मात्रा में शक्ति और प्रभाव ही क्या कहलाता है? ध्रुवीय विश्व कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आया हुआ था कि शॉक थेरेपी क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि शॉक थेरेपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से उदार बनाना या सुधार के माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था या विकासवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना होता है। यानी शॉक थेरेपी एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से उदार बनाना होता है या फिर उसमें सुधार करके या सुधार के माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था या विकासवादी अर्थव्यवस्था को खुले तौर पर यानी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना होता है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था आपके एग्जाम में गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। सन 1967 के दौरान सभी राजनीतिक दल कांग्रेस विरोधी हो गए थे। यानी जब सन 1967 चल रहा था तो उस समय जितने देश में राजनीतिक पार्टियां थी, दल थे, सभी कांग्रेस के विपक्ष में हो गए थे, विरोध में हो गए थे और सभी दलों ने आह्वान करके एक होने का संकल्प लिया और सभी का एक ही नारा था, यानी सभी दलों का एक ही नारा था कि कांग्रेस को हरा देना है। कांग्रेस को क्या करना है? हरा देना है और इसे ही गैर कांग्रेसीवाद कहा जाता है। देखिए इसमें कुछ और
हम लोग देखेंगे कि आखिर गैर कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो समाजवादी पार्टी के नेता जो राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने ही पहले गैर कांग्रेसीवाद का प्रयोग किया था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि इस प्रस्ताव को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामलों, यानी इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेशी मामलों जैसे मुद्रा, रक्षा और संचार सहित 5 दायित्वों जो अपने पास रखकर बाकी के अधिकार राज्य को देने की बात कही गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में इस बात की चर्चा हुई कि पंजाब को स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और केंद्र सरकार विदेशी मामलों जैसे मुद्रा, रक्षा और संचार सहित 5 दायित्व अपने पास रख ले और बाकी जितने अधिकार बच रहे हैं उन सभी अधिकारों को राज्य सरकार को सौंप दी जाए। यही आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में बात रखी गई थी। ठीक है, और इसे 1973 में पारित किया गया था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो था उसे कब पारित किया गया? सन 1973 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, 7 या 8 होगा, प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना, इसका उत्तर देखेंगे। प्रस्तावना वह है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया गया है तथा व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित की गई है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। यानी प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई, गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी सुनिश्चित की गई है, निश्चित की गई है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदनों, यह राष्ट्रपति और 2 सदनों जो राज्य परिषद, जिसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, राज्य परिषद को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और जनता का सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है, कहलाते हैं, से बनती है। यानी संसद किससे बनती है? तो राष्ट्रपति और 2 सदनों, जिनमें 2 सदनों में राज्यसभा, राज्य परिषद जिसे राज्यसभा, और जनता का सदन लोकसभा, ये दोनों शामिल होते हैं। इससे संसद का निर्माण होता है। और संघ की विधायिका को तो संसद आप शॉर्ट में लिख ही सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 प्रमुख उद्देश्यों को बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य। पहला उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना। और दूसरा उद्देश्य है देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, यानी देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।